कई बार मुझे ताने दिए जाते थे कि भाई आप प्रधानमंत्री के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलते। मेरा मानना है कि मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया। मेरे पिता के जाने के बाद मैंने मेरे चाचा में ही अपने पिता की छवि को देखा था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग से मेरा कोई समझौता नहीं होगा। मैंने कहा है, मैं कहता हूँ, मैं पुनः दोहराता हूँ कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई के समान है। दिल्ली में एनडीए के 38 दलों की बैठक होती है, ढेर सारी तस्वीरें सामने आती है, लेकिन एक तस्वीर जो खूब वायरल हो रही है, खूब देखी जा रही है, बिहार ही नहीं देश भर की राजनीति को देखने समझने वाले जिन तस्वीरों का अपने अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं, उस तस्वीर के सेंटर पॉइंट में एक शख्स है। वो शख्स इस वक्त ठीक मेरे बगल में है। चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष, उसके इस वक्त सर्वे सर्वा उन चीज़ों को देखने वाले जो कि बिहार की राजनीति में होती है और खुद को युवा बिहारी बताते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, बिहार के युवाओं की बात करते हैं। अमर उजाला डिजिटल पर आप बात कर रहे हैं और जिस बात का मैंने जिक्र किया मैं वहीं से शुरू करना चाहूँगा। एक तस्वीर मैंने और मुझे लगता है कि हर कोई जो कि राजनीति में दिलचस्पी रखता हो या पत्रकारिता में, उस तस्वीर को खूब देखा होगा। प्रधानमंत्री जी ने आपकी तरफ हाथ आगे बढ़ाया, आपने पहले हाथ आगे बढ़ाया और फिर आपने उनके पैर छुए। उन्होंने पैर छूते छूते जैसे किसी बच्चे को संभाला जाता है, दोनों हाथों से आपके गालों को पकड़ा और गले लगा लिया। तस्वीरें दिख गई चिराग जी, बात क्या हुई वो नहीं समझ आया। बात ज़्यादा हुई नहीं इस दौरान, उन्होंने सिर्फ हालचाल पूछा और मेरे लिए भाई ये वो लम्हा था जो मुझे लगता है कि शायद उस दिन तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से सार्वजनिक हुआ, बट इस लम्हे को महसूस मैंने कई बार किया और इसीलिए जब कई बार मेरे लिए हनुमान शब्द तंज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, कई बार मुझे ताने दिए जाते थे कि भाई आप प्रधानमंत्री के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलते, बीजेपी ने आपके साथ ऐसा किया वैसा किया, दुनिया भर की बातें कही जाती थी और फिर भी आप प्रधानमंत्री के भक्त बने हुए। ये वो रिश्ता रहा मेरा मेरे प्रधानमंत्री के साथ और ये रिश्ता मेरा उनके साथ और ज़्यादा तब गहराया जब मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी अस्पताल में थे, उनकी तबीयत ख़राब थी और जिस तरीके से परिवार के एक सदस्य की तरह प्रधानमंत्री जी ने मुझे, मेरे परिवार को संभाला उस दौरान। दिन में भाई 2-2 बार देश के प्रधानमंत्री डायरेक्टली आपको आपके सेल फ़ोन पे आपको कॉल करते हैं, ना सिर्फ पिता का हालचाल जानते हैं बल्कि डॉक्टर्स से राय मशवरा करके आपको बताते हैं कि अभी हम लोग को ये करना चाहिए। तो एक परिवार के सदस्य की तरह जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने मुझे संभाला उस दौरान, वो सम्मान उनके प्रति मेरे मन में हमेशा रहा और जस्ट बिकॉज कि मैं गठबंधन से अलग हो गया तो मैं उनके खिलाफ बोलने लग जाऊं, ये मेरे संस्कारों में कभी नहीं रहा। तो उस वक्त कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप भी मुझ पर लगे, बट मैंने हमेशा उनके साथ मेरे रिश्ते की दुहाई दी और मैंने वो सम्मान, मैंने भी और प्रधानमंत्री जी ने भी हमेशा उस मर्यादा को बनाए रखा और उसी रिश्ते की एक झलक, एक बहुत खूबसूरत झलक उस दिन उस बैठक में देखने को मिली। दो चीज़ें, एक तो जैसा आपने कहा कि वो तस्वीरें अलग थी, प्रधानमंत्री जी सभी घटक दलों से मिले, लेकिन जिस तरीके से आपसे मिले, जो आपने भी कहा कि खूब वो ट्रेंड हो रही थी, लेकिन उस सवाल में जिसके जवाब में आपने थोड़ा सा जिक्र किया है, जब आप दूर थे उस दौरान कई लोगों ने ये कहा कि पार्टी में जो कुछ हुआ है, जो एक टूट हुई है, एक घटक जो अलग चला गया, आपके चाचा उसमें शामिल हैं, उसके बाद जिस तरीके से वो बंगला जिसमें आपके पिता की यादें आपसे जुड़ी हुई थी, आप बोलते थे कि उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इमोशनली भी कनेक्टेड हैं, वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है। कई लोगों ने कहा कि वो सब कुछ होने में केंद्र सरकार की एक भूमिका थी और उसको क्या आपने माफ़ कर दिया है, कई लोग ये सवाल पूछते हैं। भाई पहली बात तो ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई कभी थी ही नहीं। मेरी लड़ाई घर, गाड़ी, बंगले की नहीं हो सकती ना। मैं रामविलास पासवान जी का बेटा हूँ, मेरी एक लंबी लड़ाई है। आपने खुद अपने इंट्रो में जिक्र किया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर, युवा बिहारियों को उनका हक अधिकार दिलाने को लेकर। मुझे अगर सिर्फ एक बंगले को लेकर लड़ाई लड़नी होती तो भाई मैं 2020 में चुपचाप मुख्यमंत्री जी की गलत नीतियों के सामने नतमस्तक होता, उनसे समझौते कर लेता। बिहार में मेरे 4 मंत्री होते, केंद्र सरकार में मैं खुद मंत्री होता, ये परिस्थितियाँ ही नहीं आती। पर मेरी वो लड़ाई नहीं है, मैं एक बड़े लक्ष्य के साथ मैं निकला हूँ। तो इसीलिए पहली बात, वो घर कभी लड़ाई में था ही नहीं, उस घर का मैं हकदार भी कभी नहीं था। वो जिस कैटेगरी का हाउस है उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी लेवल्स बहुत हाई होने चाहिए। मेरे पिता ने उतनी मेहनत की तब वो उस घर के हकदार हुए। तो इस बात को मैं कभी मान के भी नहीं चल रहा था कि सेकेंड टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं उस घर का हकदार हो सकता हूँ। तो ना वो घर की लड़ाई थी।
परिवार पार्टी में टूट की जहाँ तक बात आई, मैंने कभी किसी दूसरे को जिम्मेदार माना ही नहीं। मेरा मानना है कि मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया। मेरे अपने अगर मेरे साथ खड़े रहते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो इस परिवार को तोड़ सकती या इस पार्टी को तोड़ सकती। तो वहाँ पे धोखा मुझे मेरे अपनों से मिला, तो किसी दूसरे या तीसरे पे मैं क्या ही उंगली उठाऊं। तो इसीलिए मेरे जहन में कभी ये सब रहा ही नहीं कि भाजपा ने ये किया या प्रधानमंत्री जी ने खामोश रहे उस दौरान, क्योंकि जब मेरे अपने ही मेरे साथ नहीं थे तो कोई दूसरा भी मेरे साथ खड़े होकर उस वक्त क्या ही कोई कर लेता। तो इसीलिए ऐसी परिस्थितियां नहीं थी जहाँ पे मैं इनमें से किसी को भी जिम्मेदार मानूं, और इसीलिए मेरे चेहरे पे, मेरे भाव में, मेरी बातों में कभी भाजपा या प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कभी कोई ऐसी बातें उस दौरान निकली भी नहीं, क्योंकि मैंने कभी उन लोगों को जिम्मेदार इसके लिए माना ही नहीं। दुनिया ज़रूर मानती है, दुनिया आपको प्रवोक करने के लिए कई बातें करती है, बट मुझे पता है कि हकीकत क्या थी और उस वक्त क्या चीज़ें कैसे हुई। एक हकीकत जो मैं जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए कि फिर दूरी क्यों आई थी, क्योंकि दूरी होने के बावजूद, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया कि आप लगातार अपने आप को हनुमान कहते रहे, फिर वो दूरी क्यों थी? क्योंकि अगर कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं, कई सारे उस दूरी के बाद ढेर सारी राजनीतिक सवाल हुए, पर दूरी का कारण समझ नहीं आया। दूरी और करीबी दोनों के जिम्मेदार एक व्यक्ति हैं, वह है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। दूरियां भी उनकी वजह से आईं, और ये दूरियों की शुरुआत कहीं ना कहीं 2017 से शुरू हो गई थी। 2017 में देखिए, मैं या मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ कार्य करने के लिए कभी सहज नहीं थे, और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब तक मुख्यमंत्री जी भाजपा के साथ थे कभी मेरे नेता ने पहल भी नहीं की भाजपा की तरफ आने की। 2002 में जब मेरे नेता एनडीए गठबंधन से अलग हुए और यूपीए के साथ वो गए, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 के बिहार विधानसभा के दो बार वहाँ उस साल चुनाव हुए, 9-10 का चुनाव हुआ। कभी भी मेरे नेता ने कभी भाजपा के साथ कोई संपर्क नहीं रखा। कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनका व्यवहार मेरे नेता के प्रति, मेरी पार्टी के प्रति। 2005 में भी उन्होंने पार्टी के 29 विधायकों को उन्होंने तोड़ने का काम किया। बिहार में दलित महादलित कर मेरे नेता के राजनीतिक कद को उन्होंने घटाने का उन्होंने प्रयास किया। तमाम तरीके के राजनीतिक षड्यंत्र उन्होंने मेरे नेता के खिलाफ उन्होंने करने का प्रयास किया ताकि उनकी राजनीतिक हैसियत को कम किया जा सके। बहरहाल ये कारण था कि कभी वो सहजता दोनों के बीच नहीं थी। 2013 में जब मुख्यमंत्री जी अलग हुए, उसके बाद मेरे नेता ने एनडीए में आने का, और इसकी पहल मैंने ही की थी, और उन्होंने स्वीकारा तब जब मुख्यमंत्री जी उस गठबंधन से अलग हो गए थे। 2017 में जब वो पुनः वापस आए तो वो एक असहजता मेरे पिता में थी। वो उस वक्त भी गठबंधन से अलग होना चाहते थे, पर उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के कहने पर, प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप करने पर हम लोग उस गठबंधन में रहे। बट 19 के चुनाव में आदतन मुख्यमंत्री जी की धोखा देने की और ख़ासतौर पर अपनों के साथ ही दगा करने की जो उनकी कार्यशैली रही है, उसी को निभाते हुए 19 के चुनाव में हम लोग के प्रत्याशियों को हराने का उन्होंने प्रयास किया। और कई ऐसे प्रकरण उस वक्त उठकर सामने आए जिसकी वजह से वो दूरियां और ज़्यादा ऑब्वियस हो गई मुख्यमंत्री जी और मेरे नेता के बीच में। परिणाम स्वरूप 2020 आते आते तक ये निर्णय पार्टी के द्वारा हो गया था कि मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। एंड उसके ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस बहुत कॉन्ट्रडिक्शन सामने आया। मैं चाहता था कि मेरा विजन डॉक्यूमेंट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को गवर्नमेंट एजेंडा में इनकॉर्पोरेट किया जाए, क्योंकि मैं नहीं मानता कि भाई 7 निश्चय नली गली बनाने से बिहार का विकास नहीं होगा, नल जल से बिहार का विकास नहीं होगा। आपको आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स की बात करनी होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करनी होगी, एजुकेशनल हब बिहार के अलग अलग शहरों में कैसे बने उसकी नीतियां तैयार करनी होगी। कृषि प्रधान प्रदेश है, किसानों की बेहतरी के लिए हम लोग क्या क्या योजनाएं ला सकते हैं, बाढ़ सुखाड़ से कैसे बिहार को हम लोग राहत दे सकते हैं, इन तमाम परिस्थितियों पर हम लोग को एक विजन, नीतियां हम लोग को तैयार करने की ज़रूरत है। पर मुख्यमंत्री जी ने उस बात को स्वीकारा नहीं। तो उस वक्त भी मेरा मतभेद भाजपा से नहीं था। आप 2020 के भी चुनाव देखें तो भाजपा के प्रत्याशियों के सामने मैंने कैंडिडेट्स नहीं उतारे थे। 137 कैंडिडेट्स जो मेरे थे वो मुख्यतः जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री जी के सामने ही थे। तो उस वक्त भी कारण मुख्यमंत्री जी थे, और जब तक मुख्यमंत्री इस गठबंधन में रहे भारतीय जनता पार्टी से मेरा कोई संपर्क नहीं रहा। बट उनके महागठबंधन में जाने के बाद पुनः दोनों दलों के बीच में संपर्क शुरू हुए, बातचीत शुरू हुई, अंतोगत्वा बैक टू द अलायंस। आपके जवाब से 1-2 सवाल और जो मुझे निकल कर आते हैं। पहला, जो एक शब्द आपने कहा कि दिक्कत अपनों के कारण हुई थी, आपने तो कभी कुछ चीज़ें, परिस्थितियां या बंगले की दौड़ नहीं थी। एक और तस्वीर चिराग जिस पर खूब ध्यान गया कि आपको जब चाचा मिले
आपने उनके पैर छुए और उसके बाद उन्होंने गले लगाया। कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर, आपके ट्विटर पे भी आपने देखा होगा कि लोग वहाँ पर वो सवाल पूछ रहे हैं उस तस्वीर के बाद कि या आपके जो अब ट्वीट आ रहे हैं उस पर भी वो सवाल आ रहे हैं, भले ही उसमें मुद्दा दूसरा हो, कि क्या ये दूरी खत्म होने वाली है, क्या परिवार एक दिखाई देने वाला है? भाई आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस। ये जवाब मैं जिस परिवार से आता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक राजनीतिक मसला ही नहीं है, ये एक पारिवारिक विषय भी है। और मैं जिस परिवार से आता हूँ उसमें पारिवारिक विषयों पर परिवार के बड़े ही तमाम फैसले करते हैं। मेरे पिता के जाने के बाद मैंने मेरे चाचा में ही अपने पिता की छवि को देखा था। मुझे अभी तक नहीं समझ में आया, बट संभवतः शायद मुझसे ही कोई गलतियाँ हुई होंगी जिससे वो नाराज़ होकर, दुखी होकर वो अलग हुए। उस वक्त अलग होने का भी फ़ैसला उन्हीं का ही था। आज साथ आना है नहीं आना ये फ़ैसला भी वही करेंगे, पर मुझे लगता है शायद वो फ़ैसला कर चुके हैं। हर मन से उन्होंने कहा है, और वो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग से मेरा कोई समझौता नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि शायद वो फ़ैसला कर चुके हैं। आप लोग एनडीए में हैं क्योंकि बैठक उसी की थी। हाजीपुर की सीट अगर लोक जनशक्ति पार्टी को मिलेगी तो कौन सा नेता वहाँ लड़ेगा? क्योंकि वो भी उस पर दावा कर रहे हैं, जैसा आपने कहा हर मंच से एक लाइन आपके लिए कही जाती है और दूसरी लाइन हाजीपुर की सीट के लिए कही जाती है। और आप भी कह रहे हैं, और आपका जो, अगर मैं ट्विटर पर जाऊं तो जो आपका पिन ट्वीट है वो यही है कि आपके पिता चाहते थे कि आप हाजीपुर लड़ें, और इसलिए आप बोल रहे हैं कि इमोशनल कारण भी है कि ये एक तरीके से आपके लिए उनका आदेश था। तो इस सीट का क्या होना? भाई ये एक पुत्र होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व भी बनता है कि अपने पिता के अधूरे कार्यों को मैं पूरा करूं। हाजीपुर उनकी कर्मभूमि रही, हाजीपुर उनकी पहचान रही, हाजीपुर को उन्होंने अपनी माँ का दर्जा दिया। तो उनके जाने के बाद मैं हाजीपुर को छोड़ दूं ये मेरे लिए भी संभव नहीं है। तो ऐसे में यकीनन हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के भीतर इसको लेकर भी चर्चाएं हुई हैं। कई ऐसी बातें हैं जिसको अभी सार्वजनिक मंच पे रखना उचित नहीं रहेगा, बट इतना ज़रूर तय है कि हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही चुनाव लड़ेगी। जब हम आपसे बात करना चाह रहे थे उससे पहले जब आपने पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि आप हाजीपुर लड़ेंगे, वहाँ पर कुछ यूज़र कमेंट आए थे। जमुई से किसी ने पूछा था कि आप तो जमुई को भी अपना परिवार कहते हैं, आप उसको अपना घर बताते हैं, आप हाजीपुर लड़ेंगे तो फिर जमुई, उसका भविष्य क्या है? भाई मैंने बस इतना कहा अभी कि हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। जमुई मेरी कर्मभूमि रही है, जहाँ एक तरफ मैं पुत्र धर्म निभा रहा हूँ, वहीं एक तरफ मुझे जिस जगह ने मुझे मेरी पहचान दी, 10 सालों में इतना मान सम्मान दिया, उसको भी मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। तो जैसा मैंने कहा कि अभी ये फैसले होने बाकी हैं। पार्टी का संसदीय बोर्ड ये फैसला लेगा कि जमुई से कौन चुनाव लड़ेगा, हाजीपुर से कौन चुनाव लड़ेगा। तय इतना है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इन दोनों सीटों से चुनाव लड़ेगी। एक मेरे पिता की कर्मभूमि है, एक मेरी कर्मभूमि है। सामंजस्य मुझे दोनों में बैठाना है, मैं दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकता। बट अंतोगत्वा पार्टी जल्द ये फैसला कर लेगी कि कहाँ से कौन जाएगा। आपके पिताजी के पुराने इंटरव्यू में कई बार वो इस बात का जिक्र करते थे कि वो भले ही केंद्र में हैं, लेकिन उनकी इच्छा ये है कि वो बिहार में रहकर बिहार के लिए खूब काम करें। जो आप भी कहते हैं कि जिस विजन डॉक्यूमेंट का आप जिक्र कर रहे थे कि बिहार के लिए और बिहार के युवाओं के लिए खासतौर पर नीतियाँ दिखे। सोशल मीडिया पर ना खूब युवा लिखते हैं, और क्योंकि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस इंटरव्यू को रखते हैं, या जब मैंने बोला आपसे जुड़ी स्टोरीज हमने की, कई लोगों ने कहा कि चिराग पासवान बिहार मुख्यमंत्री, इस तरीके के टैग्स चलाए जाते हैं, इस तरीके से कमेंट आते हैं आपकी स्टोरियों पर। आपकी इच्छा क्या है? और आप युवाओं से मिलते हैं, आपने खूब ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं कि बिहार के अलग अलग इलाकों में जाकर युवाओं से बात करें। आपने वो नारे सुने हैं, साफ तौर पर विजुअल पर हमें दिखाई देता है। आप भले ही अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट बस ले आएँ, पर मैं वो कमेंट जानना चाहता हूँ कि जो बिहार का युवा कहता है कि चिराग पासवान को बिहार का चेहरा होना चाहिए, बिहार का मुख्यमंत्री पद का दावेदार होना चाहिए। एनडीए में वैसे भी कई सालों से हमने देखा कि भाजपा ने मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा है वो अपने सहयोगी दलों में दे रखा था, नीतीश कुमार भले ही वो थे। जी भाई, मैं बहुत ह्यूमिलिटी से पहले तो मैं उन सब को धन्यवाद करता हूँ जो मुझ में इतने बड़े नेतृत्व करने की क्षमता देखते हैं। मैं फ़िलहाल उस रेस में नहीं हूँ, उस लड़ाई में नहीं हूँ। मुझे नहीं उस रैट रेस में पड़ना कि मुख्यमंत्री बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। बिहारी हूँ, बिहार के लिए काम करना चाहता हूँ, एक विज़न के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी शिकायत मेरे मौजूदा मुख्यमंत्री से इसी बात की है कि उनके पास वो विज़न नहीं है। मैं एक विज़न के साथ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ,
और मैं जानता हूँ कि बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का धरातल पे उतरना बहुत ज़रूरी है एक विकसित बिहार के निर्माण के लिए। आज़ादी के 75 साल के बाद आज भी आप देख लीजिए भाई, दिल्ली, गुरुग्राम, बैंगलोर, नोएडा, मुंबई चमचमाते शहर बने हुए हैं। क्यों मेरा बिहार प्रदेश इतना पीछे है? आज आप मीडिया हाउस से हैं, मीडिया हाउसेस के हेड्स आप देख लीजिए, मोस्टली बिहार के लोग वहाँ पे होते हैं। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस में चले जाइए, उनके CEO, CFOs बिहारी होते हैं। नीडलेस टू से IAS IPS ऑफिसर्स मैक्सिमम हम लोग के स्टेट से आते हैं। तो जब बिहार ही इतना आगे है तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों छूट गया? और इस बात की कसक मेरे मन में हमेशा से रही। तो मेरे मन में कोई पद पाने की लालसा नहीं है, बट हाँ, ये सोच ज़रूर है कि अपने राज्य को एक विकसित राज्य बनाऊं। बिहार में सबसे ज़्यादा समय मैं देता हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम बिहार में मैं रहता हूं। बिहार के अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग प्रखंड, अलग अलग पंचायत, अलग अलग गांव में जाने का मैं काम करता हूं। तो उस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। बट हाँ, आने वाले समय में कभी अगर कोई ऐसी जिम्मेदारी मिलती है तो उससे भागूंगा नहीं, निभाऊंगा ज़रूर उसको भी। पर क्या आप ये चाह रहे हैं, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप अब एनडीए के घटक में दोबारा आ गए हैं, आपके लिए प्राथमिकता क्या है? लोकसभा में ज़्यादा बेहतर अपना हिस्सा लेना, तैयारी करना और खुद एज अ कैंडिडेट लोकसभा के चुनावों पर ध्यान देना, या बिहार विधानसभा पर फोकस करना? आपने पिछली बार भी आपने जैसा कहा कि पर तब आपकी लड़ाई नीतीश कुमार के खिलाफ थी, आपके ज़्यादातर उम्मीदवार वहाँ थे। क्या अपने चेहरे को लेकर आप उस ज़मीन पर ज़्यादा काम करना चाहते हैं, लोकसभा की या बिहार विधानसभा की? नहीं, डेफिनेटली देखिए, विधानसभा मेरे लिए अटमोस्ट प्रायोरिटी है। बिहार की राजनीति में अपने आप को मैं ज़्यादा केंद्रित रखना चाहता हूँ। बट हैविंग सेड दैट, लोकसभा इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जब तक आपकी सदन में आपकी मौजूदगी मजबूत नहीं हो तो बिहार से जुड़े हुए कई विषयों को आप मजबूती से इस मंच पे नहीं उठा सकते। और देश की सबसे बड़ी पंचायत है ये, लोकतंत्र का मंदिर है। ज़रूरी है कि उतनी ही सशक्ता से आप यहाँ पे भी बिहार के विषयों को आप रखें। तो दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बट देन व्हेन इट कम्स टू प्रायोरिटाइजिंग इट, तो माय प्रायोरिटी विल बी बिहार। आखिरी दो सवाल। पहला ये कि जब आप नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार की मुखालफत कर रहे थे लगातार उनके खिलाफ, जो आप अभी भी बोलते हैं, लेकिन जब आप गठबंधन से बाहर थे लेकिन आपने अपना वो पॉइंट नहीं छोड़ा था, तब आप तेजस्वी यादव से मिले थे और तब आपकी वो तस्वीरें भी खूब जलती हैं। मतलब जब हम इस इंटरव्यू की बात कर रहे थे तो कई सारी पुरानी तस्वीरें जो चली, उनके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? क्या वो गलत साइड हैं? क्या वो तब आप जब मिल रहे थे तब आपने कहा था कि दो भाई जैसे लोग मिल रहे हैं, दो युवा मिल रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है, क्या गलत है? अब आपके विचार क्या हैं? भाई पहले मैं बता दूं, मैं बाय नेचर ना मैं व्यक्तिगत रिश्तों को निभाने वाला व्यक्ति हूं, और मैं बहुत क्लियरली ये डिवाइड मेंटेन कर सकता हूं कि कहां तक राजनीतिक सीमाएं हैं और कहां से व्यक्तिगत सीमाएं हैं। ये क्लैरिटी मेरे दिमाग में, मेरे जहन में हमेशा रहती है। कई तस्वीरें, कई मुलाकातें व्यक्तिगत कारणों से होती हैं जिन्हें मैं हर परिस्थिति में मैंने निभाया है। लालू जी के यहाँ इफ्तार में जाना सिर्फ इसीलिए नहीं कि उस वक्त मैं किसी गठबंधन से अलग हूँ, मैं इसलिए जाऊँ। मैं जब किसी गठबंधन के साथ था तब भी उनके यहाँ मैं इफ्तार में जाता था, उनके पारिवारिक कार्यक्रमों में जाता था, क्योंकि वो रिश्ता उस परिवार से रहा है। मेरे पिता और आदरणीय लालू जी दोनों साथी, सहयोगी, समकक्ष रहे हैं, काम किया एक दूसरे के साथ। वही रिश्ता उनके परिवार से, उनके तमाम बच्चे बच्चियां मेरे भाई बहन के समान है। मैंने कहा है, मैं कहता हूं, मैं पुनः दोहराता हूं कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई के समान है। उनके परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध हैं, सुख दुख के हम लोग साथी रहे हैं, और वो एक पारिवारिक रिश्ता है जिसको मैंने निभाया है और मैं भविष्य में भी मैं निभाता रहूँगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द अलायंस दैट आई एम द पार्ट ऑफ। उसी तरीके से ये व्यक्तिगत संबंध मैंने मुख्यमंत्री जी से भी मैंने निभाए हैं। उनकी मैंने भले हर नीति की मैंने खिलाफत की हो, प्रमुखता से उनकी नीतियों का मैंने विरोध किया हो, बट जब जब मेरी उनसे व्यक्तिगत मुलाकात हुई, मैं खुद सामने से गया, उनके पाँव छूकर मैंने आशीर्वाद लिया। मेरे चाचा जी से आज की तारीख में संबंध किसी से छुपे नहीं हैं, बट पहली अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, जिस मंच पे वो दिखे, मैंने गया, जाके मैंने पाँव छूकर मैंने उनका आशीर्वाद लिया। तो ये व्यक्तिगत संबंध राजनीतिक संबंधनों से बहुत अलग है। इवन इस इंटरव्यू की शुरुआत जिस तस्वीर से आपने की प्रधानमंत्री जी से, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे और उनके बीच के व्यक्तिगत संबंध हैं। उसके भी राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए, उसको भी ये जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए कि कल को कुछ और बड़ा हो रहा है या ये। तो ये सब ये व्यक्तिगत संबंध हैं,
और उन लम्हों की खूबसूरती तभी तक है जब उनको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से हटकर ही देखा जाए, व्यक्तिगत रिश्ते के तौर पर ही देखा जाए। आपके पिता को हम पत्रकार अक्सर मौसम वैज्ञानिक कहते थे और मुझे लगता है वो गुण आप में आया, क्योंकि जो आपने आखिरी लाइन बोली वो मेरा सवाल होने वाला था कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से आपको प्यार दिया, स्नेह दिया, कई लोग ये कयास लगा रहे हैं कि अब केंद्र में वो जिम्मेदारी भी आपको देना चाहते हैं। क्या चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल का उस बचे हुए कार्यकाल का हिस्सा होने वाले हैं? क्या ऐसी कोई बात हुई है? भाई ये सवाल मुझे लगता है ना पूछना उचित है, ना इस पर टिप्पणी करना उचित है, क्योंकि ये पूर्णतः प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है। पर हाँ, इतना अपनी तरफ से मैं ज़रूर स्पष्ट कर दूं कि मंत्री बनने की लालसा में गठबंधन नहीं किए जाते। गठबंधन का औचित्य समाप्त हो जाता है अगर वो किसी लालच की वजह से किए जाएं। गठबंधन सिर्फ और सिर्फ लोक कल्याण की नीतियों को लेकर, अपने सिद्धांतों को लेकर, अपने विचारों को लेकर उस आधार पर किए जाने चाहिए। तो इस अलायंस को करने से पहले डेफिनेटली यस, मेरे कंसर्न्स थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर, और उन तमाम विषयों पर एक अहम सहमति बनने के बाद ही इस गठबंधन की औपचारिक घोषणा की गई। और पुनः मैं कहूँगा कि उस तस्वीर को बस वहीं तक रहने दें। उसकी खूबसूरती, उसकी भव्यता तभी तक है जब तक वो राजनीति से दूर है। उसमें अगर राजनीति मिल जाए तो वो तस्वीर बहुत छोटी हो जाएगी, उसकी खूबसूरती चली जाएगी। मैंने आखिरी सवाल कहा था, जो आपने कहा कि आम सहमति बन गई है, तब आपने घोषणा की, वो आम सहमति में क्या नंबर्स भी फिक्स हो गए हैं लोकसभा और विधानसभा के लिए कि कितनी सीटें किस घटक को बिहार में? भाई मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा कि अगर मैं कोई भी ऐसी गठबंधन के भीतर हुई चर्चा को समय से पहले सार्वजनिक करूं। मुझे लगता है इसका एक सही समय होगा। जितनी चर्चाएं हम लोगों ने बंद कमरे में की है, देखिए मेरा गठबंधन भाजपा के साथ है, बट भाजपा का गठबंधन कई और दलों के साथ है। सो डेफिनेटली साइमल्टेनियसली दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू सेट एन अलायंस या एक नेगोशिएशन पे आने का प्रयास वो भी बाकी दलों के साथ कर रहे हैं। तो ऐसे में अकेले में अपनी घोषणा कर दूं या जानकारी साझा कर दूं, वो गठबंधन धर्म के खिलाफ रहेगा। तो मुझे लगता है सही समय पर गठबंधन के तमाम साथी बैठकर सीटों को लेकर, एजेंडास को लेकर, विजन को लेकर ये तमाम घोषणाएं की जाएंगी। समर्थक कह लें या फैन कह लें, सोशल मीडिया पर चिराग पासवान के लिए एक बात लगातार लिखी जाती है, वो ये है कि खूब साफ बोलते हैं, और उसी साफ गोई से हमारे तमाम सवालों का जवाब आपने दिया चिराग, उसके लिए पहले तो बहुत शुक्रिया। और जो अंत जिस बात से करना चाहूँगा, 3 बातें जो बहुत ज़्यादा साफ की हैं कि बिहार और बिहारी युवाओं के विजन के लिए काम करते रहेंगे। हाजीपुर का जो दावा है वो नहीं छूटेगा, और उससे बड़ी बात कि जो तस्वीरों की खूबसूरती है वो तस्वीरों में बनी रहनी चाहिए। उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप ये पूरी बातचीत देख रहे थे अमर उजाला डिजिटल पर। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।